गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अब ये मेरी परीक्षा है कि आपको नींद ना आए। भोजन तो बहुत सुंदर था। अब मेरी बारी है और पंचगव्य की बोल सकते हैं। गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र देवलापार नागपुर, ये संघ का या हम कह सकते हैं विश्व हिंदू परिषद का पायलट प्रोजेक्ट है। बेसिकली ये एक गौशाला है जहाँ गोवंश को सेल्फ सस्टेनेबल एस्टैब्लिश करके दिखाना है हमें पंचगव्य के आधार से। ठीक है, गो थ्रू। ये जो गौशाला है यहाँ पर कत्ल खाने जाने वाला जो गोवंश होता है उसे छुड़ाकर पुलिस या और जो बाकी के होते हैं वो हमें लाकर सौंपते हैं। अब ये जो कत्ल खाने वाला जाने वाला जो गोवंश होता है तो उसमें मोस्टली मिल्किंग गोवंश बहुत कम रहता है या नहीं के बराबर रहता है। तो उनके पास क्या है, उनके पास है गोबर और गोमूत्र या होल फैमिली, जैसे हम कह सकते हैं कि नंदी है या उसका बच्चा है या इवन उसका फर्टिलिटी पीरियड खत्म हो गया है गाय का, तो भी वो गोबर और गोमूत्र तो देने ही वाली है। तो इस गोबर और गोमूत्र का उपयोग करते हुए हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम उनको सेल्फ सस्टेनेबल पुनः समाज के सामने करके दिखा सकते हैं, ये मिशन है गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र का। तो ये केंद्र जो है आप ये चालू करेंगे पर ये केंद्र जो है 3 सेक्शन पर काम कर रहा है। जो एक है कत्ल खाने जाने वाला गोवंश लाके दिया जाता है, उसको हमारे यहाँ जो माफसू करके वेटरनरी यूनिवर्सिटी है उनके अंडर उनका स्क्रीनिंग होता है, वैक्सीनेशन एंड उनका हेल्दी स्टेटस चेक किया जाता है। उसके बाद वो एक गौशाला हो गई। उनका स्क्रीनिंग होने के बाद फिर जो सेक्शन उनका उसके ऊपर डिपेंड है वो है एक कृषि यानी गो आधारित कृषि, जिसको प्रोडक्ट्स भी मैन्युफैक्चर किया जाता है, उसका प्रोडक्ट का ट्रेनिंग भी दिया जाता है फार्मर्स को या जो भी लोग चाहेंगे उनको। और उसका नेक्स्ट जो पार्ट रहता है वो है आयुर्वेदा। तो ये आयुर्वेद के दोनों सेक्शंस वहाँ पर काम कर रहे हैं। एक है गो आधारित कृषि जिसमें हमें जो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण के लिए अन्न अच्छा चाहिए, तो ये अन्न अच्छा किस तरह से तैयार हो सकता है उसका बेस हम फार्मर्स को दे रहे हैं, जो पूरा स्वस्थ व्रत का विषय है कि शरीर में जहर जाए ही नहीं, और अगर फिर भी हम बीमार होते हैं तो फिर हम किस तरह से ठीक हो सकते हैं। तो ये आप जो गाय देख रहे हैं पूरे भारतीय वंश की गाय ही वहाँ पर ये की जाती है, जिसका पंचगव्य आयुर्वेद में लिया जाता है। आने वाले गाय तो मिक्स रहेंगे लेकिन उनको अलग करके फिर उन्हीं का पंचगव्य जो हेल्दी है उन्हीं का पंचगव्य औषधि निर्माण के लिए लिया जाता है। और एक लिस्ट ऑफ मेडिसिन हम लोग देखेंगे तो उतनी दवाइयाँ हम लोग यहाँ पर बनाते हैं और वो पूरा आयुर्वेद के बेस के आधार पर बनाते हैं। तो ये मोरोपंत जी की पिंगली जी की कल्पना रही थी कि जब तक हम गोवंश के आधार से इनकम नहीं दिखाएंगे, करके नहीं दिखाएंगे, तो तब तक ये नहीं हो पाएगा और उसके लिए आयुर्वेद का एक पार्ट रहेगा। तो आयुर्वेद की दवाइयाँ बनाते समय हम उसकी ओरिजिनलिटी को कहीं भी डिस्टर्ब ना करते हुए उसके SOPs और उसमें कहीं हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये सब पैरामीटर्स का करते हुए हम औषधि निर्माण करेंगे और उसी तरह से महाकार्य हो रहा है। गत 20 साल से मैं प्रकल्प से जुड़ी हुई हूँ। नेक्स्ट प्लीज। कहाँ से है कंट्रोल? तो इस तरह से आयुर्वेद का जो सेक्शन है आजकल जो एक ये किया है कि भाई जब तक रिसर्च तो ये गौशाला आप देख रहे हैं, गो आधारित कृषि औषधि निर्माण की एक नई बहुत बड़ी औषधि निर्माणशाला वहाँ शुरू हो चुकी है। पंचगव्य की औषधियाँ बना रहे हैं इनका उपयोग करते हुए।
और अपने 3 जगह दवाखाना है, एक देवलापार में है जहाँ पर गौशाला है और 2 नागपुर है। नेक्स्ट प्लीज। ये जो बात सुबह हमारी हुई है, अब उसमें हम ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे कि मैन एंड ह्यूमन, काउ एंड ह्यूमन रेशो। तो आज गाय को हमारी आवश्यकता भले ही होगी, लेकिन आज उससे ज़्यादा मनुष्य को आवश्यकता है। इस चीज़ को समझते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। ब्रीड के बारे में भी सर के इसमें बहुत डिटेल बात हो चुकी है, हम अब उसमें और समय नहीं गंवाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। ये चीज का हमें ध्यान रखना ही है, क्योंकि ज़ूनोटिक डिजीज क्या है कि ह्यूमन टू काउ एंड काउ टू ह्यूमन ये डिजीज ट्रांसफर हो सकता है। तो दोनों को एक दूसरे से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिना उसके हमारा रॉ मटेरियल हमें स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड ऑफ रॉ मटेरियल ये हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है, और इसको आप वेटरनरी साइंस के साथ मिलकर अच्छे से ये कर सकते हैं। और दूसरा, आयुर्वेद की जो SOPs है, जैसे फॉर स्टोरेज है, तो इस तरह से उसका पालन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। ज़ूनोटिक डिजीज आप डाल दीजिए, नेट पर आ जाता है। नेक्स्ट प्लीज। ये प्रकल्प में काम ज्यादा करके काउ यूरिन एंड काउ डंग पर है। इसका मतलब हम गाय के दूध का उपयोग नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। जितना भी प्रकल्प में दूध आता है उसका दही में कन्वर्ट करके, मक्खन करके वहाँ पर घी बनाया जाता है, और उस घी को फिर मूर्छना के साथ, या तेल भी हो तो मूर्छना के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो गोमूत्र का कलेक्शन जो है हमें डायरेक्ट कलेक्शन ही चाहिए, और गोबर जिस तरह से यहाँ दिख रहा है इस तरह से घना गोबर हमें चाहिए, पतला गोबर हमें नहीं चलेगा। तो स्टैंडर्ड ऑफ ये जो है पंचगव्य, इसका हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्लीज। इस पर भी बात हमारी सुबह हो चुकी है कि पंचगव्य और आयुर्वेद ये एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। एक्चुअली पंचगव्य को यहाँ हाईलाइट करने के लिए, या गाय हमारे आयुर्वेद में या अपने स्वास्थ्य के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, ये अलग से फोकस करके दिखाने के लिए उसको अलग से बोला गया, वरना ये अलग है ही नहीं। नेक्स्ट प्लीज। तो जितना भी डिटॉक्स करने का है टॉक्सिन्स को भी, वो हम जैसे सर ने कहा वैसे ही करके करते हैं। तो इस तरह से SOP को हमें फॉलो करना है, और पात्र जो है हमारे स्टोरेज के उसको भी ध्यान रखना है। फ्यूमिगेशन का भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्लीज। कि ये शास्त्र ने बताया हुआ है, आप आसवारिष्ट का प्रकरण खोल लेंगे तो उसमें सीधा सीधा बताया है कि पात्रों को किस तरह से आपको क्लीन करना है, किस तरह से फ्यूमिगेट करना है, उस एरिया को फ्यूमिगेट करना है। यानी कभी कभी ये जो कहा जाता है कि भाई आयुर्वेद में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, तो फिर ये सब जो बताया हुआ है वो क्या है। तो इसलिए ये कभी मत समझे कि आयुर्वेद में स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, आयुर्वेद में दिया हुआ है, समझने की हमें आवश्यकता है। नेक्स्ट प्लीज। ये लिस्ट ऑफ मेडिसिन है जो हम लोग वहाँ पर बनाते हैं, जहाँ स्टार लगा है वो प्रोप्राइटरी फॉर्मुलेशंस है और बाकी ग्रंथोक्त फॉर्मुलेशंस है। तो वहाँ पर सिर्फ घी से दवाइयाँ बनती है, यानी घी बेस्ड हम लोग कहेंगे, घृत अलग अलग टाइप के, उसमें भी दही भी पड़ेगा, उसमें फिर दूध भी पड़ेगा, गोमूत्र भी पड़ेगा, पंचगव्य घृत जो सर ने कहा था वो भी पड़ेगा। आप आगे बढ़िए। नेक्स्ट। ये जितने भी ग्रंथोक्त हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट। ये पहले की स्लाइड्स में आपने चित्र से ध्यान में आ गया होगा कि जो सर के इसमें हुआ है कि हमें किस तरह से चाहिए घी और कौन सा घी चाहिए, उसका मूर्छना हमें करना ही है और उसी आधार पर हमें आगे बढ़ना है। तो पंचगव्य का ये भी उल्लेख सुबह आया था, शायद गणेश सर ने बोला था वो बात, कि शायद ही कोई बीमारी हो कि जो पंचगव्य से ठीक नहीं हो सकती। तो पंचगव्य का कलेक्शन जो है आप बुक्स देख सकते हैं, ऑनलाइन भी है, गोविज्ञान का भी मटेरियल आपको मिल सकता है। तो जब आप दूध से ठीक होने वाली बीमारी, दही से ठीक होने वाली बीमारियाँ, छाछ से ठीक होने वाली, मक्खन से ठीक होने वाली, घृता से ठीक होने वाली, गोमूत्र और गोबर से ठीक होने वाली, ऐसा जब अगर हम पढ़ेंगे तो आप
आपको कोई बीमारी ऐसे नहीं मिलेगी जिसमें इनमें से कुछ ना कुछ नहीं है। तो इसलिए गाय हमारा बहुत बड़ा आधार है आयुर्वेद का। हम एक दूसरे से आयुर्वेद और गाय को अलग नहीं कर सकते। तो इस तरह से अलग अलग सिस्टम्स में हमें अलग अलग दवाइयों का उपयोग करना है और उसके आधार पर हमें चिकित्सा करनी है। नेक्स्ट प्लीज। ये कुछ प्रोडक्ट्स का फोटो है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक साइड से अगर हम शुरू करेंगे तो ब्लू लेबल जो आप देख रहे हैं श्वेत्रनाशक वटी, श्वेत्र इज ल्यूकोडर्मा। तो ल्यूकोडर्मा में एप्लीकेशन के लिए भी, लगाने के लिए भी और लेने के लिए भी, लेकिन आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स के साथ। यानी उस पेशेंट्स का पहले आप टेक्निकली विरेचन कर लीजिए और उसके बाद फिर हम दवाई देंगे। गोमूत्र आसव करके जो आप यहाँ बॉटल देख रहे हैं बीच में, वो सर्वांग सुंदरी का जो पार्ट है वही फॉर्मुलेशन है। इस पे भी आयुर्वेद कॉलेज में एक लड़के का पूरा एमडी का थीसिस हुआ है। तो इस तरह से काम वहाँ पर संशोधन के पैरेलल चल ही रहे हैं, लेकिन ये काम चलने तक हमको रुकना नहीं है, हमें अपने काम भी करते ही रहने हैं। तो श्वेत्रनाशक वटी का उपयोग सिर्फ श्वेत्र में है ऐसा ही नहीं, लेकिन एलोपेशिया में भी उसका अच्छा रिजल्ट है। तो इस तरह से जिस तरह से आचार्यों ने हमें बताया कि तर्क के साथ हमें काम करना है, तो इंग्रेडिएंट्स को हमें बहुत अच्छे से देखना है और तर्क के साथ हम और उसका काम निश्चित ले सकते हैं। उसके नीचे जो है लघु सूत्रशेखर, लघु सूत्रशेखर में 3 ही इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन गाय का घी हमारे लिए सबसे महत्व का है। ये जो लघु सूत्रशेखर का डोज है, अगर आपको जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप 6 गोली एक साथ भी दे सकते हो, कोई अतियोग उसका नहीं होता, क्योंकि सोंठ है और स्वर्ण गैरिक है। तो स्वर्ण गैरिक को गाय के घी के साथ हमने भूंजा हुआ है। तो ये जो सोचा जाता है कि भाई आयुर्वेद है, क्विक रिजल्ट नहीं दे सकता, नहीं, आप करके देखिए 6 गोली भी आप, लेकिन ये नहीं है कि 6 आगे भी चलाते रहिए। उसके साथ अब कुछ और जैसे पित्त शामक देना है, पंचतिक्त देना है या मृदु विरेचन करना है वो भी करिए और फिर पेपरिंग करके उसको कम करिए। लेकिन वो अगर आप तुरंत दे देते हैं, आपके पास अनुपान के लिए गाय का घी भी नहीं होगा, दूध भी नहीं होगा, लेकिन पानी के साथ भी आप दे दो, आपको तुरंत रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस तरह से ये दवाइयाँ जो है। नेक्स्ट इज अष्टमंगल घृत। अष्टमंगल ये मेमोरी एनहांसर है, इस पे भी पीएचडी का थीसिस हो चुका है, जिसमें आईक्यू टेस्टिंग बच्चों का किया गया था। 1 साल तक बच्चों को दिया गया था सुबह शाम 10 ml। तो अष्टमंगल जब हम देंगे तो सामने वाले को भी ये सोच के ही देना है और आपने भी ये करना है कि इसको लंबे समय तक देना है। और जब भी आप आगे काम करेंगे तो रिकॉर्ड्स के साथ काम करिए, ताकि आपका जो भी काम किया हुआ रहेगा उसमें से कुछ डाटा जनरेट होगा और वो आप अलग और लोगों को दिखा भी पाएंगे। श्वेत्रनाशक लेप है जो गोमूत्र में घिसकर लगाया जाता है, तो वो एक है। फलघृत ये भी ग्रंथोक्त है, भेषज रत्नावली का पार्ट है। इनफर्टिलिटी में जैसे शुक्र का सर ने बताया, तो वानरी गुटिका और फलघृत इनका उपयोग हम एज पर रिक्वायरमेंट, इवन फलघृत का उपयोग हम बस्ती में भी कर रहे हैं। तो उस तरह से आप भी फलघृत का उपयोग बस्ती में भी कर सकते हैं। अर्शोहर मलम, अर्शोहर मलम ये गाय के घी में ही हड़ताल है और ये भी ग्रंथोक्त यह है, रसतंत्र सार सिद्ध प्रयोग संग्रह का ये पाठ है। आप यानी जो लिस्ट ऑफ मेडिसिन मैंने पहले बताई, वो लिस्ट को लेकर आप उसकी जो SOPs है उसको ग्रंथ में अच्छे से देखिए और जितना बताया है उससे कई गुना ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस हम ले सकते हैं। फाइल्स में सुबह टॉयलेट जाने के पहले, टॉयलेट से आने के बाद और रात को सोते समय, ये तीनों समय आपको फॉलो करना है। और फिर डाइजेशन के लिए भी कुछ देने की आवश्यकता है, या कॉन्स्टिपेशन है तो उसे ठीक करने की आवश्यकता है, या और कुछ सपोर्ट की है, या सीड्स बात है, ये भी सपोर्टिव आपको देना पड़ेगा। उसके बाद मालिश तेल जो है, ये मालिश तेल स्पेशली जहाँ जहाँ भी गौशाला है, ये सभी गौशालाएं इसको बहुत अच्छे से बना सकती है।
या इवन जो वैद्य सुबह सर ने कहा था कि हाथ खड़ा करिए किसके यहाँ गाय है, तो ये सभी लोग ये मालिश तेल बना सकते हैं। इसमें गोबर का रस और गोमूत्र खास करके है, तो बहुत अच्छे से आज घर घर ये रिक्वायरमेंट है। कमर में दर्द और जॉइंट्स में पेन, ये हर घर की रिक्वायरमेंट है। तो ये एक बहुत अच्छा मालिश तेल अपने यहाँ और बहुत लो कॉस्ट में तैयार हो जाता है। तो इसलिए अगर आयुर्वेद वैद्य यानी बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट देते हैं, इस तरह का भी काफ़ी जगह बोला जाता है, तो ये एक लो कॉस्ट में हमारा बहुत अच्छा दवाई तैयार होता है। चंदन आदि और जो पिंक लेबल आप नीचे देख रहे हैं, इसे आप एज अ फेशियल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और बर्न वुंड्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें दुर्वा है, मंजिष्ठा है, मुलेठी है और ये यमक है। इसमें जितना तेल पड़ा है उतना ही गाय का घी भी पड़ा है। तो इस तरह से हमारे जो 4 स्नेह हैं उसमें से 2 यहाँ है और गाय का दूध भी उसमें पड़ा हुआ है। यानी 10 लीटर का लॉट जब हमारा ये लगता है तो उसमें 21 लीटर तो गाय का दूध रहता है। तो इस तरह से जब हम उतना क्वालिटी का दूध उसको देते हैं तो ये बर्निंग के बाद जो एक दाह होता है, स्थानिक दाह, इवन फिशर में भी जो दाह होता है वहाँ भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से वो पार्ट में जो बताया है वो तो सिर्फ बर्न वुंड्स के लिए बताया है, लेकिन फेशियल ऑयल है या फिशर्स में इवन इसका वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छा है। इसका भी फार्मेसी कॉलेज के जो एमफार्म के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एनालिसिस करके काम किया हुआ है, तो ये वहाँ भी अच्छा काम करता है। मेदोहर अर्क, ये भी एक ग्रंथोक्त पाठ है जिसमें गोमूत्र के साथ केसर है। जो सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से गोमूत्र का अर्क निकाला जाता है, यहाँ उसमें केसर है और उसका वोलाटाइल भी गोमूत्र के वोलाटाइल फैटी एसिड्स के साथ डिस्टिलेट में आते हैं और ये एक बहुत अच्छा मेद का पाचन करने के लिए। और ये एक बीमारी जो है आजकल बहुत बढ़ी हुई है, मोटापा कम करना, और लोगों को कंट्रोल नहीं चाहिए है, खाने पे कंट्रोल बस मत बताना, दवाई से जो भी करना है करके देना है, लेकिन हाँ हमें अपनी चीज़ को छोड़ना नहीं है, परहेज तो उनको बताना ही है, और वरना फिर गोमूत्र बदनाम हो जाएगा, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तकरारिष्ट ये खास करके छाछ, जो टेक्निकली हम लोग छाछ बताया गया है उसी तरीके से छाछ को तैयार करना है। 5 नमक इसमें है और अजवाइन और हरड़ और आंवला उसमें है और काली मिर्च उसमें है। तो ये और ये अर्श रोगाधिकार का पाठ है वैशज्य रत्नावली का। तो पाचन को ठीक करते हुए ये इवन फूड पॉइजनिंग में भी ये सुंदर इफेक्ट देता है। यानी ये टेस्टेड है कि आपको ध्यान में आया है कि भाई कुछ खाने में आया और पतली दस्त लगी, इस तरह का अगर आपको अनुभव आता है तो आप SOS पहले 30 ml का डोज दे दीजिए, 1 घंटे के बाद दूसरे 30 ml का डोज दे दीजिए विथ डाइल्यूशन के साथ। आसवारिष्ट आप कभी भी सिर्फ आसवारिष्ट तो नहीं देंगे, है ना, तो डाइल्यूशन के साथ ही उसको देना है, एटलीस्ट इक्वल क्वांटिटी हो, और बस 2 डोज में ही आपको रिजल्ट दिखना ही है। कुछ समय बाद वो पेशेंट बोलेगा कि नहीं अब मुझे भूख भी लगी है। तो इस तरह से तकरारिष्ट के रिजल्ट्स हमें मिलते ही हैं और गृहिणी के लिए भी इसके बहुत सुंदर रिजल्ट्स हैं। मिनिमम 6 वीक्स आप उसको दीजिए, 15 ml TDS, इस तरह से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू अगर कुछ ज़रूरत पड़े उसके साथ और जैसे लघु सूत्रशेखर की आवश्यकता है तो वो चीज़ भी दी जा सकती है। एज एंड व्हेन अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स प्रिस्क्रिप्शन तो हमारा उतना चेंज हो ही सकता है। अर्क सब जो बोला गया है या US पेटेंट जिस अर्क को है, आप सिर्फ गूगल में काऊ यूरिन डालिए या गोमूत्र अर्क डालिए, जो भी पेटेंटेड सब डाटा आता है वो यही कामधेनु गोमूत्र अर्क है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि ये काम पूरा इंटरनेशनल लेवल पर 2002 में आया, और जिसके कारण ये जो पेटेंट हुआ उसका इस वजह से ये भी हुआ कि काफ़ी सारी फैकल्टीज़ में इस पर रिसर्च के लिए काम करने के लिए भी लोग तैयार हुए कि नहीं इसमें कुछ पोटेंशियल है, और पोटेंशियल आज भी उसमें काफ़ी कुछ हो सकता है, और यानी है और काम करने की आवश्यकता भी है, जिसके लिए आप जरूर आगे बढ़ सकते हैं।
तो ये जो अर्क है, इवन डैंड्रफ हुआ है तो बाल में लगा लीजिए, और जो भी शिकाकाई जैसे नॉर्मल हमारे जो हेयर वॉश है उससे वॉश करिए। एक ही फील्ड में, एक ही एप्लीकेशन में आपको काफ़ी रिलीफ ध्यान में आएगा। इवन चेंज इन क्वालिटी ऑफ हेयर, थोड़ा लस्टर भी आ जाएगा, स्मूथनेस भी मिलेगा। तो एक कंडीशनिंग प्रॉपर्टी भी उसमें है जिसका असर आप निश्चित अनुभव कर सकते हैं। हमारी जो फर्स्ट एड किट होती है, क्या होता है फर्स्ट एड किट में? टू क्लीन द वुंड एंड हील द वुंड। तो ये गोमूत्र अर्क बहुत अच्छा फर्स्ट एड किट का एक ये है, यानी गोमूत्र अर्क और जात्याधिकृत, लेफ्ट ये राइट से नीचे जो आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर का लेबल, जात्याधिकृत, ये हमारा ग्रंथोक्त पाठ है। जात्यादि तेल, जात्याधिकृत ये बनाए जाते हैं। और ये एक यानी एक नागपुर के सर्जन रहे हैं जो पहले विदेश में रहे, और उसके बाद उन्होंने अपनी सर्जरीज में हमेशा जात्याधिकृत से सर्जिकल वुंड्स को ट्रीट किया है, लगाया है। तो उनका ये स्टेटमेंट है कि जात्याधिकृत इज 800 टाइम्स बेटर देन सोफ्रामाइसिन। तो ये आवश्यकता है आपने उस अनुभव को लेने की, यानी आप जब उसको करके देखेंगे, घर घर में आज वुंड्स होते हैं, या इवन पाँव के उंगलियों में पानी की वजह से, पानी का ओवर एक्सपोजर जो होता है, आप कन्नड़ में क्या बोलेंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो वुंड वहाँ पर होता है और थोड़ी सूजन आ जाए तो हम इतना कि हम चल नहीं सकते। लेकिन रात में सोते समय आप पाँव को अच्छे से धो लीजिए, सुखा लीजिए, और जात्याधिकृत अप्लाई करके सॉक्स पहन के सो जाइए। सुबह जब आप पहला बार कदम नीचे रखेंगे तो आपको बिल्कुल ध्यान में आ जाएगा कि कितना प्रतिशत आपका पेन जो है सिर्फ कुछ घंटों में निकल गया। तो इस तरह से इवन इसके माध्यम से हम अपना ड्रेसिंग टाइम कम कर सकते हैं। जो ड्रेसिंग टाइम आपका 7 दिन का है, ये ड्रेसिंग टाइम आपका 5 दिन तक आ सकता है। इसकी वजह से बाकी सारी जो ओवरहेड कॉस्ट होती है वो भी कम हो जाती है। इसका उपयोग हम लोगों ने इवन गाय के बड़े बड़े वुंड्स में भी किया है, उसके फोटोग्राफ्स में आपको बाद में बताऊंगी। तो ये फर्स्ट एड किट आज आवश्यकता है, हमारे हर जगह पर हो, हर घर में हो, हर घर में है, ऑफिसेस में है, जहाँ जहाँ भी फर्स्ट एड किट ये है। तो आप अनुभव लीजिए, बिना अनुभव लेकर हमारा विश्वास नहीं आएगा। छोटे से घर के जो कट्स होते हैं, कभी सब्जी काटते हुए भी हाथ कटता है, ये सब में, इवन डायबिटिक वुंड है या गैंग्रीन होने जा रहा है, वहाँ भी ये एप्लीकेशन काम होता है या काम में आया हुआ। मैंने एक हिस्ट्री है जो बाद में जो फोटोज है उसमें बताऊंगी। तो ये पोटेंशियल गाय के माध्यम से इन दवाइयों में आया हुआ है। गाय ने हमको दे दिया, ऋषि मुनियों ने योग बना कर दिए, लेकिन काम रुका कहाँ है? काम रुका मनुष्य के द्वारा है कि हम उसका उतना उपयोग ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम घर घर में उसका उपयोग करेंगे तो निश्चित है कि आपको भी वही रिजल्ट्स मिलेंगे, या मेरे रिजल्ट से और ज़्यादा भी आप रिजल्ट्स ले सकेंगे। इवन क्या बोलते हैं उसको, बेड सोर में भी आप जात्याधिकृत को लगाइए, ये जल्दी हील हो जाता है। आगे और बेड सोर्स ना हो इसके लिए आप चंदनादि यमक लगा सकते हैं, शतदोपघृत लगा सकते हैं, और ये दोनों आपके पास नहीं है तो प्लेन गाय का घी लगाइए। कोई भी बेड रिडन पेशेंट अगर है तो उनको प्लेन गाय का घी रोज लगाइए त्वचा में, देखिए उनका बेड सोर तक नहीं जाएगा। उसके बाद गोमूत्र आसव जो है, ये मैंने उस प्रैक्टिकल सेशन में भी बताया था कि इसमें त्रिकटु चित्रक है, आसवारिष्ट का ये है। तो अग्नि को ठीक करते हुए रूमाटिज्म में भी ये काम करता है। इवन अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं, तो अस्थमा के पेशेंट्स को अगर इनहेलर लेना पड़ रहा है तो वहाँ भी इसका हेल्प होता है। विवितकावलेह, गोमूत्र आसव या हिंगवाद्यघृत साथ में, इस तरह से एक वंडरफुल प्रिस्क्रिप्शन बनता है पंचगव्य के माध्यम से, जो अस्थमाटिक पेशेंट्स का डिपेंडेंसी जो है इनहेलर पर, वहाँ से उसको आप सेफली बाहर निकाल सकते हैं।
हरड़े चूर्ण नाम से ही काफी लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि ये एक अच्छा दीपन पाचन है। ये कॉम्बिनेशन है, प्रोप्राइटरी है ये। इसमें अजवाइन है, काला नमक है, क्षार है, और ये जो हरड़ है ये गोमूत्र में भावित हरड़ है। विशेषता इसकी ये है कि ये हरड़ गोमूत्र में भावित है और उसके बाद एरंड तेल में इसको भूंजा जाता है और फिर पिसाई की जाती है। तो इस तरह से ये मृदु रेचन भी करता है। एक आप सभी लोगों ने लगभग अनुभव किया होगा कि ज्वर जब होता है या ज्वर जिस दिन आता है उसके पहले दिन आपको खाने की इच्छा नहीं, ऐसा कुछ आप अनुभव करेंगे। ऐसा थोड़ा भी आपने अनुभव किया तो हरड़े चूर्ण ले लीजिए। क्यों? क्योंकि ये दीपन पाचन करके शरीर जो आगे बढ़ रहा था वो संप्राप्ति भंग वही होता है और बुखार तक हम आगे नहीं बढ़ते। इवन बुखार के बाद अगर आपका अग्नि कम है तो इस समय भी आप जो भी खा रहे हैं उस पर इसको स्प्रिंकल करके ले लीजिए, या खाने के पहले गर्म पानी के साथ इसको ले लीजिए। विशेषतः पान काल में अगर लेते हैं तो 3 डोज में आप नॉर्मल खाना खाने लगोगे। तो इतना ये असर जो है, इवन इसका शेल्फ लाइफ अन्य चूर्णों में आप देखेंगे कि शेल्फ लाइफ कम होती है। चूर्ण में जब हम कोई भी दवाई को ले जाते हैं तो उसका शेल्फ लाइफ कम हो जाता है, लेकिन ये गोमूत्र में भावित होने से इसका शेल्फ लाइफ भी आपको ज़्यादा मिलता है। तो आप दवाई को अगर करके रखने का सोचते हैं तो उस समय भी आपको उसका फायदा होता है। दंत मंजन ये एक हम कह सकते हैं कि प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव, जैसे सर ने कहा था। तो यहाँ ये दोनों ये चीज़ें हैं, क्योंकि आज पेस्ट के माध्यम से जो भी हम सुबह अपने पेट में डाल रहे हैं खाली पेट, तो पेस्ट के माध्यम से हम क्या डाल रहे हैं वो आप गूगल पर देखिए कि क्या इंग्रेडिएंट्स है पेस्ट के और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। ये जो इंग्रेडिएंट्स है पेस्ट के, ये हमारे शरीर में जाके क्या करने वाले हैं? ये हमारे बोन्स को स्ट्रेंथ देने वाले हैं या हमारे बोन्स को वीक बना रहे हैं? और इस तरह के घटक बच्चों के पेट में, जिनकी अभी हड्डी अच्छे से बढ़ी भी नहीं है, उनके शरीर में अगर डेली जाएंगे तो उनके बोन की स्ट्रेंथ कहाँ जाएगी? तो ये बहुत बड़ा विषय है अपने आप में, और हर आयुर्वेद फिजिशियन को या जो स्वास्थ्य चाहता है इसको इस पर सोचने की, और सिर्फ सोचने की नहीं, सोचकर अमल करने की आवश्यकता है। क्योंकि दांत आज जो हम और आपको मिले हैं ये अगर निकल जाते हैं एक एक करके तो बाकी वापस मिलने वाले नहीं है, फिर डेंटिस्ट के पास ही चक्कर काटने पड़ेंगे। इवन इसका इकोनॉमिक्स जब हम प्रशिक्षणार्थियों को बताते हैं तो हम इनको बोलते हैं ना, पंचगव्य महंगा है, गाय को हम खिला नहीं सकते। आपके परिवार के एक एक सदस्य का एक एक दांत भी इस मंजन के माध्यम से बच गया मुंह में, तो डेंटिस्ट के पास जाकर आपका कितना खर्चा होने वाला था आरसी करने के लिए या फिर आगे जाके इम्प्लांट तक। तो ये जो पूरा बचेगा ये कहाँ से बचा? ये गोबर की जो क्वालिटी है उसके कारण बचा। तो गाय का कोई चीज महंगा नहीं है, आवश्यकता है हमें उस नजरिए से देखने की। शतधौत घृत जो ऑरेंज आप देख रहे हैं नीचे, आप सभी को मालूम है ये शास्त्र का योग, और हर डॉक्टर है, आयुर्वेदिक स्टूडेंट जो आयुर्वेदिक नहीं भी पढ़ा है तो वो भी अपने घर में शतधौत घृत बना सकता है। बहुत अच्छे से बनाना भी आसान है, चाहे असली घी आपको कितना भी महंगा मिले, लेकिन कॉस्मेटिक्स में जितने भी मॉइस्चराइजर्स आ रहे हैं ये तो बहुत महंगे आ रहे हैं, उससे तो शतधौत घृत सस्ता ही है। तो ये आपका जो सनस्क्रीन लोशन रहता है, सनस्क्रीन लोशन का भी काम करता है, ये मॉइस्चराइजर का भी काम करता है, ये वुंड हीलर का भी काम करता है। इस पर भी एक थीसिस एमफार्म की स्टूडेंट ने किया। उसका देखिए कि आयुर्वेदिक हमारे जो ऋषि मुनियों ने फॉर्मुलेशंस करके रखे हैं, तो उनकी विशेषता क्या थी, किस तरह से उन्होंने, उस समय HPTLC तो नहीं था,
ना आज की लैब्स थे। फिर उन्होंने ये सेटअप या ये दिमाग कैसे चलाया होगा। फार्मेसी कॉलेज में जब इसका एक्सपेरिमेंट तय हुआ तब उनके दिमाग में आया कि भाई हल्दी तो वुंड हीलर है, तो हम क्यों ना शतदोत घृत के साथ थोड़ा सा हल्दी को भी पीसेंगे और वो शतदोत घृत कंपैरेटिव स्टडी में उसको भी लेंगे। और जो भी स्टडी सामने आया, रैट में स्टडी हुआ वो, और ध्यान में ये आया कि जो हल्दी वाला शतदोत घृत बनाया गया था वो इसके सामने फेल हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें जो हर्ब पड़ा था उस हर्ब के कारण वहाँ कुछ जो भी डेवलपमेंट हो रही थी उस वजह से वो हीलिंग स्लो हुआ और शतदोत घृत से फास्ट हुआ। 5 ही दिन में वो वुंड हील हो जाती है। तो इस तरह से हमारे जितने भी प्रोडक्ट है ना आयुर्वेद के, ये एक दवाई अनेक काम करती है। तो आपका अगर डिस्पेंसिंग भी करना है तो डिस्पेंसिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें रखने की आवश्यकता नहीं है। भले ही आप डिस्प्ले एक ही चीज़ को 4 बॉटल में भरिए। हमारे गुरुजी थे कॉलेज के समय में, तो वो हमको बताते थे कि मेरे इसमें मैं 14 ही चीज़ें रखता हूँ, सभी पे मैंने कोडिंग कर दिया है 1 to 14, और 14 के बाद जो बॉटल मैंने रखी है वो फिर से 1 to 14 ही है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी को ट्रीट करना है पेशेंट के, तो इसलिए तो इस तरह से आप लघु सूट शेखर को चाहे 4 बॉटल में भर के रखो, तो ये सब हो सकता है पंचगव्य के ही अलग अलग अनुपान के द्वारा। कहीं आप घी बताओ, कहीं आप मक्खन बताओ, कहीं आप गाय का दूध बताओ, और अलग अलग रिजल्ट लो। कुष्मांडा वाले है, ये भी ग्रंथोक्त ये है। कुष्मांडा यानी सफेद कुमड़ा, जो यहाँ पर भी काफी इसमें उपयोग में लिया जाता है। ये बहुत अच्छा पित्त शामक योग है। इसमें उसका रस और गाय का दूध, इसी को आंवले के साथ पकाया जाता है और बाद में बाकी प्रक्षेप दिए जाते हैं। तो जहाँ भी पित्त का अतिरेक हमको दिख रहा है या उस वजह से उसका, इवन वो जो एक केस हमने प्रैक्टिकल में ली थी IBS वाली, तो उनको बाकी बाद में पोषण के लिए ये कुष्मांडा वाले भी दिया जा सकता है। हिंगवाद्य घृत जो नीले लेबल में आप देख रहे हो, ये हिंगवाद्य घृत के बारे में जितना भी कहे उतना कम है। ये गदा निग्रह का पाठ है, और शास्त्र में जैसा बोला जाता है कि हम एक ही चीज की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे जिससे ग्रंथ विस्तृत होता है, तो शॉर्ट में ही बताया जाता है। तो ये एक वो दवाई है जिसको आप गैस्ट्रिक में भी दे सकते हो, जिसमें आप मेंसेस के दौरान जो पेन आता है उसमें भी दे सकते हो, फाइब्रॉइड हो तो भी काम का है, हेडेक है तो भी काम का है, ये बस्ती में भी काम का है, ये ओरल भी काम का है। इवन आपके जो कभी जैसे हम बोलते हैं मराठी में एक शब्द है चमक, यानी एक कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है, या पैर में भी ऐसे अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन है, तो इसमें आप एक बार उस पेशेंट को 25 ml अपने सामने पिला दीजिए गर्म पानी के साथ। 25 मिनट उसको बोलिए कि 20-25 मिनट आप रुकिए, उसके बाद में दूसरी गोली देता हूँ या जो भी, तो उसी दौरान वो आपको बताएगा कि भाई अब मेरा कम हो चुका है। ये इवन आपके पास कोई PCOD के भी पेशेंट्स आते हैं कि जो कष्ट प्रदर वाले पेशेंट है कि बहुत पेनफुल मेंसेस उनके आते हैं, और आपके पास वो आए हैं और 2 ही दिनों में उनका मेंसेस स्टार्ट होने वाला है, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है चिकित्सा के लिए, उस समय भी आप उनको इसकी एक मात्रा वस्तु दे दो 25 ml के साथ। वो जो भी फीडबैक लेकर आएगी वो आपको इतना तो निश्चित बताएगी कि हाँ मुझे कुछ प्रतिशत में कम हुआ है, कितना वो अकॉर्डिंग टू बाकी आपका प्रिस्क्रिप्शन जो भी है, इसको ओरल भी ज़रूरत रहेगी। और एक बस्ती में भी अगर आप उसको कम कर देते हैं पेन को, तो निश्चित वो दोबारा आपके पास वापस विश्वास के साथ आएगी। जो भी आप बाकी करेक्शंस बताएंगे, चाहे वो परहेज के हो या अन्य, तो वो बिलीव करके आगे बढ़ेगी। पंचगव्य घृत के बारे में भी सर ने काफ़ी कुछ आपको बताया है।
और इसको हम नस्य के माध्यम से, नाभिपूरण के माध्यम से, पादाभ्यंग के माध्यम से, ओरली और बस्ती या योनि में पिचू, जैसे सर्विक्स के कैंसर है या अंदर फाइब्रॉइड है, तो इसका पिचू धारण भी हम लोग बताते हैं और बहुत सुंदर रिजल्ट्स इसके हैं। तो पंचगव्य घृत सही में पंचारती कैसे होता है हमारा, उस तरह का है। बस एप्लीकेशन हमको सोच समझ कर करना है, कहाँ उसको विड्रॉ करना है और दूसरा देना है। ये चिकित्सा का जो प्रिंसिपल्स है उसका उपयोग करते हुए सिर से लेके पांव तक ये काम की चीज़ है। यानी उन्माद अपस्मार की बात सर ने कही थी, ब्लड ब्रेन बैरियर की भी बात सर ने कही थी। इवन इसके माध्यम से आप कैंसर के रिकरेंस को भी कंट्रोल कर सकते हो और हम लोग वो कर रहे हैं। मात्रा बस्ती पेशेंट्स को दी जाती है। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कीमो रेडिएशन लेना नहीं चाहते, ऑपरेशन तो करके आते हैं लेकिन कीमो रेडिएशन लेना नहीं चाहते। उस समय भी आपको पंचगव्य घृत, गोमूत्र अर्क, गोमूत्र की घरवटी, ये सब वो रिकरेंस को रोकने के लिए बहुत बड़ा अपना योगदान उनका उसमें रहता है। जो नीला ढक्कन आप ऊपर देख रहे हैं ये गोमयादि तेल है, एक ही घटक है उसमें और वो है गाय का गोबर। गोबर का कंडा बनाकर उसका डिकॉक्शन बनाकर मूर्छित तेल में उसे डालना है और नस्य के जो यानी पाक है, नस्य का पाक करते हुए हमें उसको करना है। देखिए ऋषि और इंडिकेशन कहाँ बताया है उसका, नस्य के माध्यम से आंख की बीमारी के लिए उसको यूज किया गया है। यह भेषज रत्नावली का पाठ है। तो उस जमाने में, जिस जमाने में उनके पास गोबर की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एसओपी वो जानते थे, समझते थे क्यों ऐसा करना, वो साइंटिफिकली हमारे लिए लिख कर गए हैं। तो ताज़ा गोबर न लेते हुए गोबर का उन्होंने सुखाकर फिर काढ़ा बनाया है। तो किस तरह से उन्होंने वो काम को सोचा होगा और एप्लीकेशन किया होगा कि इसका नस्य के माध्यम से करना है। तो ये एक वंडरफुल उसका एग्जाम्पल है जिसमें हम कहते हैं कि एसओपी नहीं है या स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। तो ये एक उसका बहुत अच्छा ये है, जहाँ भी हमें शोधन नस्य चाहिए हम इसका उपयोग करते हैं। इवन ग्लोकोमा के कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं, इसका एक काजल जैसा या एक बूंद रात में सोते समय आंख में डाला गया है, जिससे प्रेशर कम होकर उनको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। घनवटी जो हम देख रहे हैं, जिस तरह से दूध से मावा बनता है और पेड़ा हम लोग बनाते हैं, उसी तरीके में गोमूत्र में जो सॉलिड्स है 5 to 6% सॉलिड्स उसमें है, तो उसका भी मावा बनता है। और वो जो गोमूत्र का क्षार होता है, क्षार का काम है शोधन करना, शरीर में जहाँ भी गंदगी पड़ी है उसको सफाई करना। लेकिन हाँ, ये क्षार है, इसका अतियोग भी हो सकता है। तो इसलिए हमें उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए इससे काम लेना है। आगे कुछ फोटोग्राफ्स हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से क्षार का जो अग्निकर्म में उपयोग किया जाता है, तो ये गोमूत्र क्षार भी करता है। तो इस तरह से आगे भी और कुछ दवाइयाँ हैं, उसके एक फास्ट फॉरवर्ड में मैं आपको बाकी आगे बताऊंगी। लेकिन आगे जो प्रिस्क्रिप्शंस है वो एक उदाहरण के तौर पर आपको बताए हैं। आमतौर पर हमारे दवाखाने में ये नियम है हमारा कि अन्य कोई भी कंपनी की दवाइयाँ हम लोग उपयोग नहीं करते, क्योंकि हमें अपने ही चीज़ों का उपयोग करते हुए अपने दवाखाने में उसका ये करना है। ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा हर्ब का उपयोग, जैसे पुनर्नवाष्टक काढ़ा है या कभी दशमूल काढ़ा है, लेकिन वो भी हर्ब्स हम लोग लाकर उनको पैक दे देते हैं। और काढ़ा किस तरह से आपको बनाना है, फ्रेश, वो काढ़ा आप फ्रेश बनाइए, उसमें गोमूत्र अर्क डालिए, अगर आवश्यकता है तो कौन से डोज में डालना ये भी उनको बताते हैं। 2 बूंद डालना है या 4 बूंद डालना है, हर पेशेंट का अलग अलग हो सकता है। और उस तरह से फिर हम लोग चिकित्सा करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ऊपर के जो थे वो आपने ये दिए हुए, टिकिया थी, फेस पैक था और धूप था।
धूप तो यहाँ भी मैंने देखे सुंदर सुंदर पाया। तो इस तरह से ये लिस्ट ऑफ डिजीज़ है जिसमें हम लोग मोटे तौर पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये ग्राफ्स है, ये CSIR की जो 38 लैब भारत भर में काम कर रही है, हर एक का मैंडेट अलग अलग है। कोई एनवायरनमेंट पर कर रही है, कोई एरोमेटिक प्लांट्स पर कर रही है, कोई बॉटनिकल पे कर रही है। तो नागपुर में जो है वो एनवायरनमेंटल इसमें काम कर रही है और उस नीरी नाम है उसका। तो पंचगव्य के अर्क का कुछ पेटेंट का काम वहाँ भी हुआ और उस दौरान एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी का जो स्टडी हुआ, तो यहाँ आप देख रहे हैं काउ यूरिन यानी प्लेन काउ यूरिन, काउ घी, उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी कितनी आई है। पंचगव्य यानी पंचगव्य घृत, उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। और काउ यूरिन 2 इज गोमूत्र अर्क। तो इस तरह से ये कंपैरेटिव एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये सभी पेटेंटेड प्रॉपर्टी जो है गोमूत्र अर्क की, तो इसका आप एप्लीकेशन करते हुए काम कर सकते हैं। इवन टीबी के जो पेशेंट्स हैं उसमें भी जो 9 महीने का कालावधि होता है पेशेंट का ट्रीटमेंट का, वो भी इसके साथ अगर हम प्रॉपर उसका ये करते हैं तो वो ट्रीटमेंट 3 महीने तक आती है, रिड्यूस आती है। और MDR की जो केसेस आ रही है आजकल काफ़ी, जो यानी रेजिस्टेंट आ जाते हैं, तो वहाँ भी गोमूत्र अर्क की बहुत अच्छी हेल्प हो रही है और वो केसेस भी रिवर्सल में जा रही है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट ये जात्याधिकृत की वुंड है। 15 दिनों के बाद जो अंतर आप देख रहे हैं कि जो हड्डी एक्सपोज आपको दिख रही है वो यहाँ पर 15 दिनों में ही उसका वुंड हीलिंग हुआ है। नेक्स्ट। ये हमारी गौशाला में जितने भी, क्योंकि ट्रेलर्स आते हैं और ट्रेलर्स में फिर गोवंश भी जख्मी होके आता है, तो इन वुंड्स में भी हम लोग अपने यहाँ की मेडिसिन से उसको ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट। ये कौन, जो मैंने अभी क्षार अग्निदग्ध की बात करी कि ये जो घनवटी है, इस घनवटी को आप एक छोटा सा उसमें ड्रॉप डालिए गोमूत्र का या अर्क का, और वो हल्का सा एक पेस्ट उसका बनकर जो कॉर्न है वहाँ पर लगा दीजिए कॉटन के साथ। रात भर उसको रखिए, धीरे धीरे एक मार्जिन डेवलप हो जाएगी और वो उतना पीस कॉर्न का निकल जाएगा। जब ये निकल जाएगा उसको फिर से जात्याधिकृत लगाइए और फिर वो हार्ड होते गया तो उसको फिर से लगाइए। ऐसा पूरा 0 होने तक इस साइकिल को रिपीट करिए। तो ये जो आप बड़ा देख रहे हैं पहले फोटो में, वो धीरे धीरे जाकर इस तरह से रिड्यूस होते जाता है और फिर वहाँ रिकरेंस नहीं होता। कॉर्न कैप आप जितना भी लगाइए वापस आपको रिकरेंस वहाँ पे होता है। तो इस तरह से जो आयुर्वेद में यह है कि आप मूलतः उस बीमारी को ठीक करते हैं। ये क्षमता गाय के माध्यम से यहाँ पर हमें फिर से दिखती है। नेक्स्ट प्लीज। फास्ट चलेंगे हम इसमें, एकदम आखिरी इसमें ही जाएंगे। ये कैंसर पेशेंट का डिटेल है लेकिन हम इसके इतने डिटेल में नहीं जा पाएंगे। नेक्स्ट। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। ये ऑपरेटिव करने के बाद ब्रेस्ट कार्सिनोमा की केस है। ऑपरेशन के बाद 2006 में हमारे पास आई थी, आज भी हमारे रेगुलर फॉलोअप में है। 2016 में हमने उनका फिर से स्कैन और सब कुछ कर लिया था। नेक्स्ट। ये किस तरह से उसका स्केल चेंज होते गया, फैसिड स्केल लगाकर किस तरह से उसमें ये हुआ, क्या दिया था, तो गोमूत्र अर्क, घनवटी और लोकल एप्लीकेशन के लिए नारायण तेल, इतना ही दिया था। प्रोटोकॉल जो हमारा तय हुआ था अकॉर्डिंग टू। नेक्स्ट। ये उसका डिस्चार्ज कार्ड है। नेक्स्ट। ये 2016 में जो उनका ये हुआ था कि उसमें फिर भी कोई रिकरेंस नहीं है। एक बार प्रीवियस स्लाइड बता देंगे प्लीज। नीचे की लाइन आप देखिए, कैंसर 3rd ग्रेड एंड 16 नोड्स निकाले थे एक्जिला से, जिसमें से 3 में मेटास्टेसिस था। तो जब मेटास्टेसिस आ जाता है लिम्फ नोड में तो कीमो एंड रेडिएशन तो प्रोटोकॉल है और वो बताया ही जाता है, लेकिन जो भी कारण था जिस वजह से उनको ये सब करना ही नहीं था,
और उनका ये था कि जो भी हो हम पंचगव्य ही करेंगे, चाहे जो हो जाए। तो वो जो मैंने कहा था पहले कि भाई हम रिकरेंस रोक सकते हैं, और डक्टल कार्सिनोमा ये एक ऐसा नोटोरियस आज भी भारत में है जिसके लिए आज सही में हाथ मिलाकर काम करने की आवश्यकता है। कि आपका ट्रीटमेंट आपने पूरा कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, साथ में कर सकते हैं करिए, लेकिन कम से कम बाद में आगे के प्रिवेंशन के लिए, रिकरेंस को रोकने के लिए अगर हम पंचगव्य को वहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं तो भारत के काफ़ी परिवार बच जाएंगे, और आगे फिर उस पेशेंट को रिकरेंस में फिर से कीमो, ये बिल्कुल आखिरी तक जो चलता है उसमें काफ़ी सारा हमारा पैसा भी बच जाएगा, और फैमिलीज, परिवार और वो बच्चे भी, माँ के बिना उनको जो आगे की ज़िंदगी रहती है उससे भी हम निश्चित बच सकते हैं। आवश्यकता है मिलकर काम करने की। नेक्स्ट ये भी कैंसर पेशेंट है जिनका सिग्मोइड कोलन में कैंसर था। ये पेशेंट भी आज भी बहुत अच्छे से, इन्होंने भी कीमो रेडिएशन कुछ नहीं किया, ऑपरेशन करने के बाद सीधा हमारे पास आई। आज तक वो फिर से वो बैग हटाने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन करने की भी उसकी तैयारी नहीं है कि नहीं अब मुझे उसमें जाना ही नहीं। तो ये 2008 की केस है। नेक्स्ट ये फैसिट स्कोर जिस तरह से चेंज हुआ वो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट ये उनका डिस्चार्ज कार्ड है। नेक्स्ट ये 2016 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ही कैंसर के पेशेंट को मैंने प्रेजेंट करना था मुझे, जिसके लिए मैंने उनको जबरन वहाँ वापस भेजा कि भाई एक बार वो भी केस पेपर पे कुछ तो आ जाए कि भाई आप जीवित भी है और कुछ हो सकता है। तो इस तरह से मिलकर काम करेंगे तो निश्चित बहुत कुछ आगे है। नेक्स्ट ये सबसे पहली केस है मेरी, यानी गोविज्ञान के साथ जब मैं जुड़ी उस समय लगभग एक आध महीने में ही ये लेडी वहाँ पर आई थी। एक पास के गांव की लेडी थी। हिस्ट्री लेने के बाद पता चला, इंस्पेक्ट करने के बाद पता चला कि जितना आप उसको देख रहे हैं ऊपर से, उतनी ही बड़ी गठन अंदर फील हो रही थी। उस समय हमारा प्रोटोकॉल था, FRCS डॉक्टर KP हरदास हमारे साथ थे जो इस टीम में हमारे साथ काम कर रहे थे कैंसर में भी। तो तय हुआ था गोमूत्र अर्क और घनवटी हम 2 ही चीज़ देंगे। उस समय हम पंचगव्य घृत भी नहीं दे रहे थे। हाथ में जो गठन फील हुई और पता चला कि उनके अपने घर में भी गाय है और वो बहुत अच्छे से गाय का पालन करते हैं। अगर हमको ताज़ा गोमूत्र देना है तो हम लोग बहुत अच्छे से पहले उनको पूछ लेते हैं कि गाय कौन सी है, किस तरह से रखते हैं, क्या खिलाते हैं, उसका वैक्सीनेशन या वो सब ध्यान आप रखते हो कि नहीं, गोमूत्र कलेक्ट करेंगे तो किस तरह से करना है, ये पूरा SOP उनको समझाना है। और फिर उन्होंने ताज़ा गोमूत्र रोज सुबह शाम उनके घर के गाय का भी इन एडिशन लिया। और 8 दिन बाद ही मैंने बुलाया था क्योंकि मैं भी ये थी कि क्या होगा इसका आगे, हम बहुत लंबा फॉलोअप नहीं देंगे। पास के गांव से थी, वो आई, नेक्स्ट फॉलोअप में ही वो गठन मुझे नहीं मिली। फिर उसके बाद हम लोगों ने उनका ये भी किया जिसको हम यानी फिर से फिल्म निकालो, वो सब भी किया, लेकिन वो चीज़ हमें वापस से मिली नहीं। वो बहुत अच्छे से लेडी उसके ओल्ड एज तक बहुत अच्छे से रही। नेक्स्ट प्लीज। तो ये उनके फॉलोअप के पेशेंट फोटोज हैं। नेक्स्ट ये कासरगोड के ही वरमुड़ी सर के रिपोर्ट्स हैं। आप लोग हम कह सकते भाग्यवान हैं, इसी एरिया में है। सर को मिलिए, उनके एक्सपीरियंस लीजिए और अपने प्रैक्टिस में आगे बढ़िए, क्योंकि यह काम बहुत बड़ा और कई साल से सर ने किया हुआ है। तो आप सब लोग उनका फ़ायदा ज़रूर लीजिए। ये स्टेज 4 कैंसर था और सर जब काम कर रहे थे सिर्फ अर्क से और अर्क से ही कर रहे थे। अलग अलग उनका ये रहेगा देने का तरीका, तो वो गाइडेंस आप उन्हीं से लीजिए क्योंकि आप यहीं पास में हैं, लेकिन करिए ज़रूर। नेक्स्ट प्लीज़। ये एक उदाहरण के लिए मैंने आपके इसमें रखे। नेक्स्ट। ये चेंज, हाँ, रिसर्च पेपर ये कुछ आपके लिए मैंने रखे हैं, ऐसे और आपको करना है। जो हम लोगों ने, सर ने आपको जो लिस्ट दिखाई है रिसर्च की, तो उससे कई गुना ज़्यादा अब आपके हाथ में है। आप बहुत बड़े पैमाने पर इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट। ये
फाइब्रॉइड की केस है, बिफोर आफ्टर। ये फॉन्ट्स कुछ चेंज किए थे, वो वाले इसमें ही है आगे या क्या है, क्योंकि ये रीड नहीं हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट नेक्स्ट, नारी संजीवनी एक सिरप है जो स्पेशली फीमेल गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए बनाए हैं। तीनों यानी छोटे बच्चों के लिए एक बालपाल रस नाम से सिरप बनता है अर्क का, एक बल्य सिरप करके जेंट्स के लिए बनता है, और अकॉर्डिंग टू उसमें हर्बल इंग्रेडिएंट्स है। तो इस तरह से एक एक पेशेंट के लिए क्या क्या दिया गया है, कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, इसका एक उदाहरण आपको यहाँ दिया है। लेकिन 100% हर पेशेंट में आप इसको फॉलो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, शोधन और बाद में शमन, जैसा सर ने कहा उसी प्रिंसिपल से हमें आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, इस तरह के ये इसको इसलिए यहाँ पर रखा है कि इस तरह के कुछ कनेक्शंस आप भी आपके पास कर सकते हैं। पेशेंट जो भी आता है आपके पास किस अवस्था में था, ये तो मराठी में लिखा होगा, हाँ, तो ये शायद ही कुछ लोगों को पढ़ने हो पाएगा यहाँ, लेकिन वो पहले क्या था, आपने क्या दिया और उसके बाद उसका क्या हुआ, तो ये एक कलेक्शन भी आप आपके पास रखिए ताकि आगे के लिए हमारे लिए अच्छा होगा। हाँ, लेकिन प्रोटोकॉल्स के साथ हमें नाम अनाउंस नहीं करना है। नेक्स्ट प्लीज। ये किडनी पेशेंट्स के CRF वाले पेशेंट्स का ये है कि किस तरह से हमें क्रिएटिनिन, यूरिया, HB इसका ध्यान रखते हुए किस तरह के रिजल्ट्स, और यहाँ भी हम लोग डायलिसिस को पोस्टपोन कर सकते हैं। आपका 5 साल 7 साल भी अगर डायलिसिस पोस्टपोन होता है तो निश्चित पेशेंट्स का फायदा इसमें होता है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, मुझे लगता है मैडम ने काफ़ी सारा काम फॉन्ट्स का किया हुआ था, कहीं दूसरा प्रेजेंटेशन तो नहीं लगा है, लेकिन फिर भी करी आगे बढ़ी। अभी आखिरी में हम किडनी के ही ये पेशेंट्स है, स्टोन, किडनी स्टोन भी अर्क के माध्यम से गलकर बिना ऑपरेशन आप पेशेंट को ठीक कर सकते हो। नेक्स्ट, लीवर के लिए आज भी मेरा ये है कि भारत में लीवर इंस्टीट्यूट है। अभी बेंगलोर में मैं तो पहली बार आई, लेकिन न्यूरोलॉजी का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट मैंने देखा, और देखने के बाद सबसे पहले मेरे दिमाग में यही आया कि न्यूरोलॉजी का यहाँ काम हो रहा है तो घी भी वहाँ जाना चाहिए, यानी गाय के घी का रिसर्च वहाँ के पेशेंट्स के लिए होना आवश्यक है, और ये होगा तो बहुत सुंदर काम आगे मिलकर हो सकता है। लीवर का सिरोसिस हो, जॉन्डिस हो, इन सब में, या टॉक्सिसिटी ऑफ लीवर हो जो ड्रग्स के कारण आ रही है, तो इस सब में गोमूत्र अर्क बहुत अच्छे से काम करता है। गोमूत्र अर्क है, घनवटी है, आवश्यकता पड़े तो लघुसूत शेखर है, और पंचगव्य घृत है। इनके माध्यम से आप लीवर के लिए भी बहुत अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं, कहीं और हमें जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये क्षेत्र के कुछ पेशेंट्स हैं, उनके फोटोग्राफ्स। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये जो छोटे बच्चे के आप देख रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन उनमें था, तो अर्क में उनको वो डुबाने के लिए बोलिए, उनकी उंगलियों को 15-20 मिनट डुबाइए, और अर्क रोज अलग अलग लेते रहेंगे। जात्याधिकृत का एप्लीकेशन, और फिर पेट में एज पर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, इंद्रलुप्त की बात मैंने कही थी, तो यहाँ भी गोमूत्र अर्क है, श्वेतनाशक लेप है, श्वेतनाशक वटी है, इसके माध्यम से ये पेशेंट ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, पंचगव्य घृत यहाँ काफ़ी उपयोग किया गया है, पंचतिक्त घृत का भी इसमें उपयोग किया गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट, जात्याधिकृत की जो मैंने बात कही आपको कि घर के ऐसे छोटे छोटे वुंड्स तो बहुत होते हैं, तो इतना हैंडी हो कि तुरंत उसमें हम लगा लें, बाकी आगे सेप्टिक भी नहीं होगा। अगर हम पहले एप्लीकेशन इसकी कर लेते हैं तो निश्चित आगे पानी लगा है और फिर सेप्टिक हुआ है, ये बातें भी नहीं होती। नेक्स्ट, डायबिटिक वुंड की मैंने बात कही थी, ये यहाँ से हो सकता है पंचगव्य के माध्यम से। नेक्स्ट, ये एक
छोटा सा जो बच्चा आपको दिख रहा है, ये सफ़ेद सफ़ेद जो दिख रहा है, ये सफ़ेद दाग नहीं है। ये उसके जन्म से 6वें दिन से उसके शरीर पर पीटिका आने लगी है, पीठ पे सभी जगह, और वो बार बार आते रहने से वो बच्चा खाना पीना भी ज़्यादा कर नहीं रहा था, सोना भी नहीं हो रहा था, मम्मी परेशान। तो यहाँ डायग्नोसिस उसका, बाकी सब ट्रीटमेंट उनका हो गया था। उसके जन्म के 6वें दिन के बाद से 10वें महीने तक वो घूमते रहे। उसके बाद फिर अपने पास कहाँ से पता करके आए। निदान ये किया था कि उसके माँ का दूध जो है, वो माँ को दवाई दी गई कि उसके दूध के माध्यम से ये दिक्कतें हो रही है। माँ को ट्रीट किया और उसको सिर्फ ये चंदन आदि यमक लगाने के लिए दिया। 8 ही दिन में दोबारा जब वो आया तो कोई नई पीठिका नहीं आई। माँ को दूध यानी दवाइयाँ पंचगव्य की देकर फिर माँ का दूध उसको फिर से शुरू किया। तो ये क्षमता है आयुर्वेद में। काफ़ी ये घूम चुके थे, लेकिन पंचगव्य यहाँ बहुत उनको रिलीफ, यानी पूरा ही रिलीफ दे गया। नेक्स्ट इस पर सर के इसमें काफ़ी बात हो चुकी है, तो हम इसमें और विषय को नहीं बनाएंगे। लेकिन गाय हमारे लिए ये है, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है आज आवश्यकता भी है, और आप यंगस्टर्स ही उसके ये है कि आप ही उसके फोर्स हो, तो निश्चित आप करोगे ये इस विश्वास के साथ। अब मुझे रुकना चाहिए, मुझे लगता है टाइम भी कुछ ओवर हो गया होगा। नेक्स्ट प्लीज। तो चले गाँव की ओर।